औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। शार कंसेप्ट अकेडमी में आप लोगों को खुशामदीद किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। जल्दी तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम 9th पंजाब टेक्स्ट बुक का फ़िज़िक्स का जो सिलेबस है वो स्टार्ट करने लगे। तो 9th का जो फ़िज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर है वो है फिज़िकल क्वांटिटी। स्टार्ट करने से पहले हमारे माइंड में कुछ सवालात उठते हैं कि फ़िज़िक्स को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, फ़िज़िक्स हम क्यों पढ़ते हैं, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो फ़िज़िक्स का क्या काम है। तो जो इन तमाम चीज़ों के जो आंसर है वो आज हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। तो बढ़ते हैं इसके चैप्टर की जानिब। तो चैप्टर है फ़िज़िकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हमारे पास टोटल 7 आर्टिकल हैं। फर्स्ट आर्टिकल कहता है इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स, कि फ़िज़िक्स का तारुफ बयान करना है हमने। फिर नेक्स्ट कहता है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। थर्ड जो आर्टिकल आता है वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, कि ऐसे यूनिट्स क्या कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है प्रीफिक्सेस एंड साइंटिफिक नोटेशन, ये ऑलमोस्ट दोनों सेम आर्टिकल ही है, प्रीफिक्सेस एंड साइंटिफिक नोटेशन। देन आ जाता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। और फिर बढ़ते हैं लास्ट आर्टिकल है सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि सिग्निफिकेंट फिगर हमारा ज़िंदगी में क्या काम आते हैं। ये तो हम बढ़ते हैं अपने पहले आर्टिकल की जानिब, इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स, कि फ़िज़िक्स का तारुफ क्या है। फ़िज़िक्स का तारुफ करने से पहले हम एक बात करते हैं मैट्रिक की। ठीक है, जो नहीं बच्चे मैट्रिक करते हैं तो मैट्रिक करके उनके माइंड में एक ही चीज़ आती है कि आगे हमने जी एफएससी करनी है। तो जब एफएससी की तरफ माइंड जाता है तो ऑटोमेटिक माइंड जाता है कि यार एफएससी के अंदर तो साइंस सब्जेक्ट है। कौन कौन से साइंस सब्जेक्ट आती है, उसके अंदर फ़िज़िक्स आ जाता है, केमिस्ट्री आती है, बायो आती है। ये जो फिज़िक्स केमिस्ट्री जब बायो ये बात आती है ना, तो बात सीधी जाती है क्या साइंस की जानिब, कि साइंस की ये जो ब्रांचेज है फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो, ये साइंस की ब्रांचेज कहलाते हैं। और साइंस क्या है, साइंस एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है नॉलेज। किसका नॉलेज, फिज़िक्स के मतलब, केमिस्ट्री के अंदर, बायो के मतलब, इन तमाम चीज़ों के मतलब जो नॉलेज है वो साइंस कहलाती है। ठीक है, ऐसे ही 1800 सेंचुरी पहले जब लोग अल्लाह ताला ने दुनिया तख्लीक की थी तो तब लोगों ने सोचना शुरू किया कि यार हम दुनिया में लेने क्या आए हैं, इस दुनिया के अंदर ये क्या चीज़ें तहलीक हुई है, क्यों ऐसा काम हो रहा है, ये पानी क्या है, ये पत्थर वगैरह क्या है, हर तरफ रेगिस्तान, ये क्या सारा मामला है। तो लोगों ने उसके मतलब सोचना शुरू किया, तो यानी कि लोगों ने उसके मतलब ऑब्जर्वेशन की, सोचना शुरू किया कि यार ये कैसे बनी होगी। ठीक है, फिर उन्होंने इसके मतलब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए। कैसे एक्सपेरिमेंट किए, तब तो लेबॉर्ट्रीज़ नहीं थी होती। तो इसकी सादा मिसाल ये देखे, जब लोगों ने दो पत्थरों को पकड़ के आपस में रगड़ा, तो जून ही उन्होंने पत्थरों को आपस में रगड़ा तो फ्रिक्शन पैदा हुई। यानी फ्रिक्शन पैदा हुई तो वहाँ से चिंगारी निकली, तो वो चिंगारी निकल के किसी चीज़ के ऊपर जा गिरी तो वहाँ से क्या लग गई, वहाँ से आग निकल आई। तो ये जो आग निकलनी थी ये थी एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट करने से जो रिज़ल्ट है वो क्या हुआ, उन्हें क्या मिल गई, आग मिल गई। तो जब ऑब्जर्वेशन की जाए किसी चीज़ के मतलब, फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाए और फिर उसका कोई रिज़ल्ट निकले, जब ये तीन चीज़ें हम करते हैं तो मीन्स के हम ये साइंस का काम कर रहे हैं। तो ये थी साइंस के मतलब कुछ हिस्ट्री। अब 1800 सेंचुरी पहले जब ये काम हुआ था ना, तब लोगों ने सिर्फ एक ही फ़िज़िक्स निकाली हुई थी। फ़िज़िक्स को, साइंस को सिर्फ एक उन्होंने नाम दिया था, वो था नेचुरल फ़िलासफ़ी। ठीक है, अब ये नेचुरल फ़िलासफ़ी क्या है, इसके मतलब अभी हम पढ़ते हैं। अब ये नेचुरल फ़िलासफ़ी क्या है। नेचुरल फ़िलासफ़ी पुराने ज़माने में लोगों ने सिर्फ किताब का नाम रखा था नेचुरल फ़िलासफ़ी। अब उस नेचुरल फ़िलासफ़ी को फिर लोगों ने दो हिस्सों में तकसीम किया। एक को नाम दिया फ़िज़िकल साइंस और सेकंड को दिया गया बायोलॉजिकल साइंस। अब फ़िज़िकल साइंस में क्या है, फ़िज़िकल साइंस में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और एस्ट्रोनॉमी, ये सारा फ़िज़िकल साइंस के अंदर आ जाता है। और बायोलॉजिकल साइंस क्या है, बायोलॉजिकल साइंस में ज़ूलॉजी आ जाता है, बॉटनी आ जाता है। तो इसका मतलब जो हम पढ़ते थे वो हम बायोलॉजिकल साइंस में पढ़ते थे। तो अब हम फ़िज़िकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस को बाकायदा डिटेल से पढ़ते हैं। अब बायोलॉजिकल साइंस क्या है, जो बायोलॉजिकल साइंस होता था साइंस ऑफ लिविंग थिंग, तो जिंदा जानवरों के मतलब चीज़ों के मतलब जो हम पढ़ते थे वो हम बायोलॉजिकल साइंस में पढ़ते थे। और फिज़िकल साइंस क्या है, फिज़िकल साइंस है साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग, यानी कि जो पौधों वगैरह का मतलब या जो जिंदा नहीं है उन चीज़ों के मतलब जो हम पढ़ते हैं वो हम फिज़िकल साइंस के अंदर पढ़ते हैं जी। तो फिज़िक्स क्या है, फिज़िक्स एक ग्रीक लेटर है, ठीक है, जिसका मतलब है नेचर, यानी कि नेचर के मतलब जो हम पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं फ़िज़िक्स। ठीक है, फ़िज़िक्स को सबसे पहले एक साइंटिस्ट था अरिस्टोटल, उसने पढ़ना शुरू किया, उसने एस्ट्रोनॉमी ज़ूलॉजी का मतलब पढ़ना शुरू किया।
फिर उसके साथ आ गया प्लूटो आ गया, प्लूटो ने इसके मतलब पढ़ना शुरू किया। दैन गलीलियो आ गया, फिर न्यूटन आया, और न्यूटन ने जो सबसे पहले इसके फेमस जो लॉ थे उसमें से एक फेमस रहा है F = ma। इसने बहुत ज़्यादा इसके मतलब स्टडी किया। और दैन मेरे पास आ जाता है आइंस्टाइन। ठीक है, आइंस्टाइन क्या करता है, आइंस्टाइन के बेशुमार लॉ उसने पेश किए। इसने सबसे जो फेमस लॉ है जो फिज़िक्स में 9th क्लास में हमने पढ़ना है वो है E = mc²। एनर्जी मास की जो इक्वेशन है ये इसने डिस्कवर की। इसने क्या कहा, इसने कहा जी एनर्जी और मास का जो रिलेशनशिप है इन दोनों का वो क्या कहलाती है, वो है फ़िज़िक्स। तो फिज़िक्स की डेफिनेशन हमें इस मसावात से क्लियरली नज़र आती है कि एनर्जी और मास का द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मास इज़ कॉल्ड फिज़िक्स। तो ये मेरे पास आ जाती है फ़िज़िक्स की डेफिनेशन। तो आगे फ़िज़िक्स की कुछ ब्रांचेस आती है, तो हम बढ़ते हैं फ़िज़िक्स की ब्रांचेस की जानिब। ये सबसे पहले ब्रांच मेरे पास आ जाती है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है, ये मैकेनिक्स है, ये फ़िज़िक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन क्यों कर रहा है, किस वजह से कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अगर ये एक गाड़ी है, ठीक है, तो ये यहाँ से एक पोजीशन ए है, यहाँ से ये स्टार्ट होती है, ठीक है, एक पोजीशन बी तक पहुँचती है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है गाड़ी जो सी है, ये पोजीशन ए से पोजीशन बी तक जो पहुँची है, ये इसने क्या काम किया कि यहाँ तक पहुँची। इसके पीछे जो असरात है, जो ऑब्जेक्ट है मोशन के, वो जो हम पढ़ते हैं वो सारा हम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, अगर एक सादा मिसाल लो तो ये मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, जो ही मैं इसको हिट लगाता हूँ ये पोजीशन ए से पोजीशन बी की जानिब पहुँचती है। ठीक है, अब ये पोजीशन ए से बी की जानिब पहुँची है, इसके पीछे जो काम हुआ है, यानी कि जो वर्क हुआ है, जो फोर्स लग रही है, वो उसके मतलब जो हम चीज़ें पढ़ते हैं वो हम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसकी ये सादा चीज़ जैसे उसने एग्जाम्पल डेफिनेशन दी हुई है, इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट्स केस एंड इफेक्ट। कि मोशन के मतलब जो हम पढ़ते हैं वो हम मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है जी हीट। हीट क्या है, ये कहता है नेचर ऑफ हीट, हीट एनर्जी से भी कहते हैं या ट्रांसफर होते हैं। देखिए अगर मैं फॉर एग्जांपल करता हूँ, फ़र्ज़ किया मेरे पास ये आ गया, ठीक है, इसके ऊपर हमने एक लोहे की सुराख रखी, ठीक है, अब क्या है, ये जो आग है वो यहाँ से हीटअप, जो लोहे की सुराख हीटअप होने शुरू हो गई। अब ये इतने हिस्से के ऊपर अभी आग की तपिश लग रही है, तो क्या होगा, इतना जो हिस्सा है वो गर्म हो जाएगा, तो इसके ज़रात क्या करेंगे, ये आगे की तरफ बहना शुरू करेंगे, यानी कि ट्रांसफ़र हो रही है हीट आगे की जानिब। तो ये जो सेकंड पार्ट है, बी पार्ट से नाम दे लेते हैं, तो यहाँ तक पहुँचते हुए जो टाइम लग रहा है, जो ट्रांसफ़र हो रही है हीट, इसे हम कहते हैं हीट एनर्जी या फिर ट्रांसफ़र ऑफ हीट। नेक्स्ट ब्रांच आती है साउंड। साउंड क्या है, साउंड क्या है, ये फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड वेव के मतलब पढ़ते हैं, इसका प्रोडक्शन और प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशन के तरफ पढ़ते हैं। अगर इसकी एग्जांपल मैं दूँ तो जो हम जब हम बोलते हैं तो जो आवाज़ है वो एक वेव्स की सूरत में आगे बढ़ती है, और ये जो वेव्स आगे बढ़ रही है ये क्यों आगे की तरफ बढ़ रही है, ये सारा असर होता है भाई एयर का, कि जो एयर है वो वेव्स के ज़रिए हमारी आवाज़ को आगे लेके जाती है। अगर हम किसी ऐसे रूम के अंदर बैठे हैं कि जहाँ पे हवा नहीं है, तो वहाँ पे अगर हम बोलेंगे भी तो हमारी आवाज़ ट्रैवल नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि जो मीडियम है वो तो उसमें है ही नहीं, वो जो मीडियम वो तो एयर था वो तो गायब है। तो मीन्स के साउंड जो है वो फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड और प्रॉपर्टीज़ एप्लीकेशन या इसके प्रोडक्शन के अंदर जो हम पढ़ते हैं वो हम साउंड वेव्स के अंदर पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आ जाती है लाइट। लाइट क्या है, ये भी साउंड जैसे ही उसी की एक सदा ब्रांच है फिज़िक्स की, जैसे साउंड है उसके अंदर हम फिज़िकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड के अंदर पढ़ते हैं, और लाइट के अंदर भी हम फिज़िकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट के अंदर पढ़ते हैं। कि अगर मेरे पास एक बल्ब है तो इसके अंदर जो शुआई निकल रही है बाहर, ये जो हीट निकल रही है, जो लाइट निकल रही है, ये जो हमारे तक पहुँचती है वो कैसे पहुँचती है, ये भी हमारे तक वेव्स की सूरत में पहुँचती है। इसमें भी छोटे छोटे फोटोन्स होते हैं, वो सैकड़ों हिस्सों के अंदर डिवाइड हो के हमारे तक पहुँचते हैं। तो ये जो लाइट है ये भी साउंड जैसे ही ब्रांच है। ये जो नेक्स्ट ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। देखिए इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जब इलेक्ट्रिसिटी की बात आएगी तो सिंपल फ्लो ऑफ चार्जेस जो कि करंट कहलाती है, और जब मैग्नेट की बात आएगी तो हम स्टडी करेंगे चार्जेस के मतलब कौन से चार्जेस के मतलब जो रेस्ट के ऊपर है या मोशन के मतलब है।
तो स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड मोशन ये क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अब इन चार्जेस के दरमियान रेस्ट में या मोशन है, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप होगा मैग्नेटिज्म का, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये तो नेक्स्ट आ जाती है एटॉमिक फिजिक्स। अब एटॉमिक फिजिक्स क्या है, एटॉमिक फिजिक्स ये फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम एटम के स्ट्रक्चर के मतलब पढ़ते हैं, एटम्स की प्रॉपर्टीज़ के मतलब पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाती है एटॉमिक फिजिक्स। नेक्स्ट न्यूक्लियर फिजिक्स है। न्यूक्लियर फिजिक्स कहता है बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस का बिहेवियर कैसा है, ये स्पिनिंग मोशन कर रहा है या रैंडम मोशन कर रहा है, इसके मतलब जो हम पढ़ते हैं वो हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। अगर एटॉमिक फिजिक्स की आपको मैं एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये आटम है, ठीक है। आटम छोटा सा ज़रा होता है जो हम देख नहीं सकते, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एक आटम बना रहा हूँ, ठीक है। इस आटम के अंदर मेरे पास क्या कुछ हो सकता है, इस आटम के अंदर मेरे पास प्रोटॉन मौजूद है, इसके अंदर ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इसके अंदर ही मेरे पास न्यूट्रॉन मौजूद है, ठीक है। अब फिज़िक्स के अंदर मेरे पास अगर पॉजिटिव आयन है तो पॉजिटिव अगर दोनों आयन्स को हम आपस में करीब करेंगे तो ये दोनों दूसरे को रिपेल कर देंगे। हमेशा पॉजिटिव आयन जोन से है वो नेगेटिव आयन्स को आपस में अट्रैक्ट करेगा। अगर दो नेगेटिव आयन्स है तो ये भी एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। तो ये सारा कुछ हमें आटम बताता है। और अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो मेरे पास अगर ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के बाद मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो अभी हम जान चुके हैं जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव आयन्स को आपस में अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो ये दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो आगे इसकी प्लाज्मा फिजिक्स इसकी ब्रांच आ जाती है साइंस की। ये तो प्लाज्मा फिजिक्स क्या है, प्लाज्मा फिजिक्स जो है ये 4 स्टेट ऑफ मैटर, मादा की जो चौथी हालत है ना, वो मेरे पास प्लाज्मा फिजिक्स कहलाती है। अब वो जो मैटर है इसकी पहली स्टेट क्या है, मैटर की पहली स्टेट है गैस, नेक्स्ट है लिक्विड और थर्ड है मास, ठीक है। अब ये जो गैस है, गैस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर के अंदर मैंने ये गैस भरी हुई है, ठीक है। अब गैस के जो पार्टिकल है इनके दरमियान स्पेस काफ़ी होती है, इससे एक बर्तन से किसी दूसरे बर्तन के अंदर हम अंधेल सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ लिक्विड की, ठीक है, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है वो भी आपस में जुड़े होते हैं लेकिन इनके दरमियान स्पेस भी होती है। अब लिक्विड को भी हम एक बर्तन से दूसरे बर्तन के अंदर अंधेल सकते हैं, तो जो लिक्विड है वो दूसरे बर्तन की शेप इख्तियार कर देगी। देन मेरे पास आ जाता है थर्ड में मास। अब मास में क्या होता है, मास के जो आयन्स होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ बंधे होते हैं, इनमें हिलने की ताकत नहीं होती। और जब इन तीनों का कम्बिनेशन करें तो मेरे पास जो स्टेट बनती है वो बनती है प्लाज्मा। प्लाज्मा में हम आयन स्टेट के मतलब पढ़ते हैं, 4 स्टेट है मैटर की है, और ये स्टडी करते हैं हमारे पास आयन्स के मतलब। तो ये मेरे पास आ जाती है प्लाज्मा। जी तो इसकी लास्ट ब्रांच फिजिक्स की आ जाती है जियो फिजिक्स। अब जियो फिजिक्स क्या है, जियो फिजिक्स के अंदर हम इंटरनल स्ट्रक्चर के मतलब पढ़ते हैं, अर्थ की जो अर्थ के अंदर क्या कुछ हो रहा है। अगर अर्थ में फॉर एग्जांपल दूँ तो ये मेरे पास अगर एक अर्थ है, अर्थ के नीचे क्या होता है, अर्थ के नीचे वाटर है। अब वाटर कैसे फ़्लो कर रहा है, किस सिमत में फ़्लो कर रहा है, अर्थ वाटर के नीचे क्या है, वाटर के नीचे मेरे पास लावा होता है। तो ये जब बाहर आता है तो क्या होता है, अर्थ के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके मतलब जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं जियो फिजिक्स के अंदर। तो ये थी ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स जो आज हमने स्टडी की है। तो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स के अंदर एक लास्ट आर्टिकल छोटा सा रह जाता है कि हमारी डेली रूटीन के अंदर फिज़िक्स से कहाँ इस्तेमाल होती है, तो अब हम उसके मतलब थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो फिज़िक्स का जो यूज़ है ये हमारी डेली लाइफ में ऑलमोस्ट हर ही चीज़ के अंदर फिज़िक्स का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली हमारे घरों तक आती है फिज़िक्स के ही ईजाद है, जो हम पीछे आइंस्टाइन की मसावात पढ़ चुके हुए हैं, E=mc², ठीक है। ऐसे ही मेरे पास फ़ैन है, जो पंखे हमारे कमरे में हमारे घरों में जो चलते हैं ये भी फिज़िक्स का ही कारण है। एयर कंडीशनर जो कूलर वगैरह है, रेडियो जो हमारे पास है, वो जो आवाज़ वगैरह आती है इतनी इतनी दूर से मैचेस हम इसे देख सकते हैं, क्रिकेट के, फुटबॉल वगैरह, ये सारा क्या है फिज़िक्स की वजह से ही है। अब टीवी के ऊपर जो हम लाइव चीज़ें देख रहे हैं ये भी फिज़िक्स का ही कारण है। कम्युनिकेशन जो हमारे घरों में बाइक वगैरह है जो रोड के ऊपर चलती है या कार वगैरह, ये सारा रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो भी काम है वो सारा फिज़िक्स का ही असूल है। इवन कि जब हम चलते हैं तो जो हमारा जो चलना है ये भी फिज़िक्स के असूल के ऊपर काम करता है। वैसे कि जुन ही हमारा एक पाँव ज़मीन के ऊपर आता है, ठीक है, तो हम उसका दूसरा पाँव हम जुन ही उठाते हैं तो ज़मीन हमारे ऊपर एक
एक्शन फोर्स लगाती है। जैसे हम मेरा ये पेन है फॉर एग्जांपल, ये मैं नीचे रख रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, ठीक है, ये मैं नीचे की तरफ फोर्स मैंने लगाई है, जितनी फोर्स मैं ऊपर से नीचे की तरफ लगा रहा हूँ जो बोर्ड है वो भी उतनी ही फोर्स हमें लगा रहा है, क्योंकि न्यूटन्स का जो लॉ है थर्ड लॉ, वो हमें बताता है कि एवरी एक्शन इज़ अपोजिट डायरेक्शन, कि हर एक्शन का हमेशा एक रिएक्शन होगा इसके मुखालिफ सिमत में। ऐसे जो नहीं हम पाँव ज़मीन के ऊपर रखते हैं तो हम ज़मीन के ऊपर एक्शन लगा रहे होते हैं, और जो ज़मीन है वो बाकायदा मुखालिफ सिमत में हमारे ऊपर एक रिएक्शन दे रही होती है जिससे हम चल रहे होते हैं। और जो हमारी बाइक है जो रोड के ऊपर चलती है, वो ज़मीन के दरमियान और जो हमारा टायर के दरमियान जो फ्रिक्शन पैदा हो रही है, ये भी फ़िज़िक्स का ही कारण है। फ़िज़िक्स के हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेशुमार फ़ायदे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट आर्टिकल था इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, जिसके अंदर हमने फ़िज़िक्स की डेफिनेशन पढ़ी और फिज़िक्स की ब्रांचेस पढ़ी और फिज़िक्स का जो डेली लाइफ के अंदर जो काम है वो पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये जो शॉर्ट कंसेप्ट मैंने आपको दिए ये आपको काफ़ी मुफीद होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।